प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अभ्यास डिस्कस करेंगे। यह वीडियो हमारी इस चैप्टर की अंतिम वीडियो होगी। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। संश्लेषित यानी कि मानव के द्वारा निर्मित। तो कुछ रेशे जो होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित या फिर संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते। मीन्स ये जो प्रकृति के जो स्रोत होते हैं ये उनसे हमें प्राप्त नहीं होते, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। ये जो रेशे होते हैं ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, इनको बनाने की जो कच्ची सामग्री होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, पेट्रो रसायनों से मिलती है, जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। और ये कच्ची सामग्री किससे मिलकर बनती है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये पेट्रोलियम होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, संश्लेषित रेशे बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, यानी कि जो हमारा उत्तर सही होगा हमें उसको चिन्हित करना है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि जो रेयॉन होता है वो कैसा नहीं है, संश्लेषित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। नहीं, ये हमारा सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसका रूप जो होता है वो रेशम के समान नहीं होता है। इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। कास्ट यानी जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त होती है। हाँ, ये क्या होती है, कास्ट लुगदी से प्राप्त होती है। कौन, जो रेयान का रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है, कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तीसरा भी देख लेते हैं। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। नहीं, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान नहीं बुना जा सकता। तो क और जो ग है ये हमारे गलत आंसर है, ख हमारा सही आंसर है। इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को फिल करना है, भरना है। क, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको हम दूसरे क्या नाम देते हैं, इनको हम मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको कच्चे माल के द्वारा संश्लेषित यानी कि बनाया जाता है। इन्हें ये क्या कहलाता है, ये पेट्रो रसायन कहलाता है। यानी कि ये हमें किससे मिलते हैं, पेट्रो रसायन से मिलते हैं। कौन, कच्चे माल। और इनसे हमें क्या बनाते हैं, इनसे हम संश्लेषित रेशा बनाते हैं। तो कौन क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेट्रो रसायन। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक, जैसे संश्लेषित रेशा होता है वैसे ही प्लास्टिक भी एक क्या होता है, संश्लेषित रेशा होता है। वैसे ही प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशा होता है, मतलब प्लास्टिक भी मानव निर्मित ही होता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। यानी कि हमें क्या बताना है, जो नायलॉन रेशे से जो निर्मित 2 वस्तुएं हमें बतानी है जो कि नायलॉन के द्वारा बनाई जाती है, नायलॉन के रेशे का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। और ये उसकी प्रबलता, यानी कि प्रबलता क्या होती है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है उसको ये दर्शाती हों। तो ऐसी चीज़ों को हमें बताना है। तो जो पैराशूट होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। तंबू जो होते हैं नायलॉन से बनाए जाते हैं, ये भी प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो रस्से होते हैं जिनके द्वारा हम पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, नायलॉन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम खाद्य पदार्थों का संचयन करना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक पदार्थों को चुनते हैं। तो हमें ये बताना है कि प्लास्टिक पदार्थों के जो चुनने के जो लाभ होते हैं वो लाभ कौन से होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों के लिए चुनते हैं, उनको रखने के लिए चुनते हैं। तो खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के लाभ। खाद्य पदार्थ के संचयन के लिए जब हम प्लास्टिक के पात्रों को चुनते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1, ये भोजन
पानी और वायु से क्रिया नहीं करते। सबसे पहली बात क्या होती है, जो ये प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये क्या करते हैं, ना ही ये भोजन के साथ क्रिया करते हैं, ना पानी के साथ क्रिया करते हैं, ना वायु के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो एज इट इज़ बना रहता है। दूसरा, ये मजबूत और हल्के होते हैं। जो प्लास्टिक के जो हमारे पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के भी होते हैं, इसलिए हम इनको चुनते हैं। तीसरा, ये विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। इनके आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इनके रूप भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और हमें अलग अलग रंग में ये क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि हम इनको ज़्यादातर चुनते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, जो थर्मोप्लास्टिक होती है और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उनके बीच में हमें अंतर बताना है कि इन दोनों के बीच में अंतर होता क्या है। तो एक तरफ हम लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यह आसानी से मुड़ सकता है। ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये इसके अपोजिट होती है, यह आसानी से मुड़ नहीं सकता। यानी कि ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम आसानी से मोड़ नहीं सकते। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। जब हम थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इसको गर्म करने पर इस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। नंबर 3, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसको दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसका पुनः उपयोग नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक होता है गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक होता है अगर हम इसे गर्म करें तो गर्म करने के बाद इसको हम कोई भी सांचा, कोई भी रूप हम इसको क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं, कोई भी आकृति हम इसको प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण पीवीसी और पॉलिथीन, ये क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है गर्म करने पर इसे केवल एक ही सांचे में डाला जा सकता है। यानी कि इसको केवल एक ही सांचा, हम एक ही बार इसको हम सांचा दे सकते हैं, बार बार हम इसको दूसरे सांचे में ढाल नहीं सकते। ये होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। इनको केवल और केवल एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है। प्रश्न नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 है, वो क्या कहता है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि जो नीचे दी हुई चीजें होती हैं इनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाते हैं। डेगची के हत्थे और विद्युत प्लग, जिसे हम स्विच के नाम से भी जानते हैं और प्लग बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं। नंबर 1 क, डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जो डेगची के हत्थे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है और अग्नि और ऊष्मा को सह लेती है। ये क्या करती है, जो अग्नि होती है, जो ऊष्मा होती है उसको सह लेती है, उसको बाहर जाने नहीं देती। यही कारण होता है कि हम डेगची के हत्थे किससे बनाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं। विद्युत प्लग, स्विच और जो प्लग बोर्ड होते हैं ये हम क्यों बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक है और चिरस्थायी है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती है वो विद्युत की कुचालक होती है और लंबे समय तक ये बनी रहती है। यही कारण होता है कि हम क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से विद्युत के प्लग, स्विच या फिर प्लग बोर्ड बनाते हैं। प्रश्न नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है। यानी कि दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा से तैयार किया जा सकता है, और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता और दोबारा से उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं उसमें से हमें बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पुनः चक्रित की जा सकती है, पुनः निर्माण जिसका किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी है जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच, इनमें से हमें बताना है।
तो इनमें से सबसे पहले हम बताएंगे जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, यानी कि जिसका दोबारा से निर्माण किया जा सकता है, दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, वो कौन से होते हैं? खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, इनको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। अब वो वाली चीजें जिनको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम दोबारा से चक्रित नहीं कर सकते। एक बार अगर ये खराब हो जाते हैं तो फिर खराब ही हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, यानी कि वो क्या खरीदना चाहता है? कमीज खरीदना चाहता है। और मौसम कौन सा? गर्मियों का मौसम है। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? उसे सूती कपड़े की जो कमीज होती है वो खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित यानी कि मानव के द्वारा निर्मित जो कमीज होती है वो खरीदनी चाहिए? कारण सहित रहा जो राणा है उसको सलाह दीजिए। आपको राणा को सलाह देनी है कि उसको कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कौन सी कमीज उसके लिए अच्छी होगी, सूती कपड़े वाली या फिर संश्लेषित। राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कमीज छिद्र युक्त होती है। तो राणा को कैसी कमीज खरीदनी चाहिए? सूती कमीज खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छिद्र युक्त होती है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। सूती कमीज पसीना सोख कर शरीर को सूखा रखती है। जो सूती कमीज होती है वो क्या करती है? जो पसीना हमें आता है गर्मियों में, उस पसीने को सोख लेती है और शरीर को क्या करती है? सूखा रखती है, मतलब उसको गीला नहीं रहने देती, उसको सूखा देती है। जबकि संश्लेषित कमीज न तो पसीना सोखती है और न ही छिद्र युक्त होती है। लेकिन जो इसके विपरीत जो संश्लेषित कमीज होती है वो क्या करती है? वो ना ही तो पसीना सोखती है, मतलब गीले को गीला ही छोड़ देती है, न ही उसके अंदर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से इंसान को हवा की फीलिंग हो। तो इसीलिए जो राणा है उसको क्या खरीदनी चाहिए? सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि वो छिद्र युक्त होती है और पसीना सोख लेती है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। असंक्षारक क्या होता है? जो कि वायु के साथ या भोजन के साथ या पानी के साथ जो क्रिया ना करे उसे हम कहते हैं असंक्षारक, और जो क्रिया करे उसे हम कहते हैं संक्षारक। तो हमें क्या बताना है कि जो प्लास्टिक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? असंक्षारक होती है, मतलब वो पानी के साथ वायु के साथ क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। प्लास्टिक असंक्षारक होती है क्योंकि यह पानी व हवा के साथ क्रिया नहीं करती, अर्थात संक्षारक नहीं है। अर्थात इसका क्या सीधा सा क्या निकलता है कि जो हमारी प्लास्टिक होती है वो कैसी नहीं होती? संक्षारक नहीं होती, क्योंकि ये पानी और हवा के साथ क्रिया नहीं करती। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक के बर्तनों में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में? क्योंकि वो क्या करते हैं? पानी के साथ हवा के साथ वो क्रिया नहीं करते। यही कारण होता है कि जो रसायन होते हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं? प्लास्टिक के बर्तनों में रखे जाते हैं। पानी प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। पानी प्लास्टिक की बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो पानी के साथ क्रिया नहीं करती। अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक के बर्तन में रखे जाते हैं क्योंकि ये जो अचार होते हैं और खाद्य पदार्थ होते हैं वो प्लास्टिक के बर्तन के साथ किसी भी तरह का की कोई क्रिया नहीं करते। इसीलिए क्योंकि जो प्लास्टिक के बर्तन क्या होते हैं? असंक्षारक होते हैं, क्रिया नहीं करते। यही कारण होता है कि हम लगभग चीज़ों को कहाँ पे रखना पसंद करते हैं? प्लास्टिक के बर्तनों में रखना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या कहता है? क्या दांत साफ करने की ब्रश का हैंडल और शूक जिसे हम कहते हैं ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि मान लो ये क्या है? हमारी ब्रश है, ठीक है, और ये ब्रश का पीछे वाला हैंडल होता है और ये ब्रश का जो शूक होता है, शूक बोले तो जिससे कि हम आगे वाला वो हिस्सा जिससे हम ब्रश करते हैं। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो ये हैंडल होता है और जो ये शूक होता है, क्या हमें इन दोनों को ही एक ही धातु से या एक ही पदार्थ से बनाना चाहिए या फिर अलग अलग पदार्थ से इसको बनाना चाहिए? शूक दांतों की सफाई के लिए होता है। शूक जो होता है उससे हम क्या करते हैं? दांतों की सफाई करते हैं। जबकि हैंडल सहारे के लिए होता है। लेकिन हैंडल हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे हम क्या होते हैं? उस शूक को पकड़ पाते हैं। उस शूक के लिए सहारे का काम करता है हैंडल। शूक नरम, लचीला और मजबूत होना चाहिए। जो शूक होता है वो कैसा होना चाहिए? हमारा नरम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और मजबूत होना
चाहिए, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जो हैंडल होता है वो कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए ताकि वो टूटे ना, और मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और शूक भिन्न पदार्थ के बनाने चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, इनका कार्य अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि जो ब्रश के हैंडल होते हैं और जो शूक होते हैं उनको हमें किसी एक पदार्थ से ना बनाकर भिन्न भिन्न पदार्थ से बनाने चाहिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचें। इस कथन पर सलाह दीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जितना मुमकिन हो सके, जितना संभव हो सके, हमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसके प्रयोग से बचना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्यों, इस कथन के बारे में हमें बताना है। प्लास्टिक एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। हमें पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। क्यों, परंतु क्या होता है कि यह पर्यावरण का मित्र नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला होता है, क्योंकि यह न तो जल्दी जलता है और न ही जीवाणुओं के द्वारा जल्दी से अपघटित होता है। और ये क्यों नहीं है पर्यावरण का हितैषी, क्योंकि अगर इसको जलाया जाए तो ये जल्दी से जलता नहीं है, और अगर इसको वायु में छोड़ दिया जाए तो ये जो जीवाणु होते हैं, जो प्राकृतिक जीवाणु होते हैं, जो कि चीज़ों को अपघटित कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये जीवाणु भी क्या उसको जो उसका जो अपघटन होता है वो सब उसका अपघटन नहीं कर पाते। किसका, प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर पाते। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका प्रयोग जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। यही कारण है कि क्योंकि जब इनका अपघटन नहीं होगा, इनको आसानी से जलाया नहीं जाएगा, तो ये क्या करते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं, दूषित करते हैं। इसी कारण से हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण कैसा रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करना है। यानी कि जो ए में दिए हैं उनका सही मिलान करना है कॉलम बी के साथ। सबसे पहले में दिया हुआ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का क्या काम होता है, पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ने देते, यानी कि उसमें जो सिलवटें होती हैं वो आसानी से नहीं गिरती, किसके कारण, जो पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है उसमें। दूसरा हमारा टेफलॉन। टेफलॉन क्या होता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा पात्र होता है जिसके कारण जो हमारे खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें न पानी चिपकता है न तेल चिपकता है। तो टेफलॉन कहाँ होता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3 इन्होंने हमें दिया है रेयन। रेयन क्या होता है, कास्ट लुगदी के उपयोग द्वारा तैयार किया जाता है। कास्ट यानी जो लकड़ी की जो लुगदी होती है उसके द्वारा तैयार किया जाता है, कौन, रेयन। फिर है हमारा नायलॉन। नायलॉन का किससे रिलेशन होगा, जो नायलॉन होते हैं वो पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किए जाते हैं। अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके प्रयोग से जो हमारा औद्योगिक निर्माण होता है, अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है, हमारे जो वन होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ऐसा क्यों, ये वनों को सुरक्षित रखने में जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कैसे सहायक होते हैं, ये हमें टिप्पणी करके बताना है। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं, यानी कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो रेशे होते हैं ये ऐसे रेशे होते हैं, इन्हें हम पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त नहीं करते हैं। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण से रेशों की प्राप्ति हेतु वनों को काटने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण होता है कि जब हम संश्लेषित रेशे बनाते हैं तब हमें क्या नहीं करना होता, हमें वनों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। वनों के द्वारा ये बनाए नहीं जाते, या मानवों के द्वारा उद्योगों में बनाए जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं वनों के संरक्षण के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संश्लेषित रेशों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वनों की कटाई कम से कम हो और पर्यावरण बचा रहे। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। हमें क्या करनी है, क्रियाकलाप करनी है, क्रिया विधि करनी है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जो कि ये प्रूव कर सके कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं। यानी कि थर्मोप्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है, वह प्लास्टिक होती है जिसको अगर हम गर्म करें तो ये आसानी से नरम हो जाती है, कोई दूसरा रूप ले लेती है। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए निम्न उपकरण
सजाए जा सकते हैं। हम इसको अगर क्रियाकलाप के द्वारा समझे तो क्या कैसे क्रियाकलाप करेंगे। मान लो ये क्या है, हमारी विद्युत पटल है। इसमें हमने एक तो कुंजी जोड़ा, दूसरा क्या हमारा बल्ब है। ये यहाँ पे हमने इसमें बैटरी लगाई। इसका जो एक सिरा लिया, ये लिया हमने धातु की छड़ का। अब अगर इसमें से विद्युत हम गुजारते हैं तो जो ये विद्युत है ये धातु की छड़ में से होते हुए जाएगी और कुंजी पटल में से निकलते हुए बल्ब को क्या कर देती है, इसमें से धातु की छड़ में से गुजरने पर बल्ब क्या होता है, चमकने लगता है, मतलब जलने लग जाता है। लेकिन अगर हम इस धातु की छड़ को बदल दें और इसकी जगह पे थर्मोप्लास्टिक की छड़ यहाँ पे लगा दें और फिर इसके अंदर से अगर हम विद्युत गुजारें तो ये जो थर्मोप्लास्टिक की छड़ है ये अपने अंदर से विद्युत को बाहर नहीं जाने देगी, कुंजी तक नहीं पहुंचने देगी, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है वो जलता नहीं है। तो इसमें से ये क्या प्रूव करता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है, क्योंकि ये विद्युत को अपने से अंदर से बाहर नहीं जाने देता। और कुचालक का मीनिंग क्या होता है, वो कुचालक वो होता है जो अपने अंदर से ऊष्मा या विद्युत को बाहर नहीं गुजरने देता, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ये चीज क्या प्रूव करती है कि जब यहाँ से हम विद्युत को गुजारेंगे और विद्युत आगे नहीं जाएगी तो ये प्रूव करता है कि जो थर्मोप्लास्टिक की छड़ होती है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।